हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जो बात करता है ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज क्या होता है? पहली बात तो हिंदी में कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता हो तो होना चाहिए ना कि वो चैप्टर किस बारे में बात करता है। वो चैप्टर की जो हेडिंग होती है ना, वो चैप्टर को डिफ़ाइन कर देती है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब ड्रेनेज होता क्या है? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है? जल निकास। जल निकास का मतलब क्या है? जल कहाँ पे होता है? रिवर में। रिवर में ही थोड़ी होता है मैडम, सब तरफ होता है पानी, तो कहीं पे भी हो सकता है। हमारे इन्वायरमेंट में भी वेपर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कहीं पे ग्लेशियर के फॉर्म में भी हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। रिवर में ही थोड़ी होता है। देखो, ड्रेनेज जो है जल निकास। अब जल निकास की बात होगी मतलब रिवर के मतलब वाटर के फ्लो की बात होगी, और फ्लो कहाँ होगा वाटर का? रिवर में, ऑब्वियसली। ठीक है, तो तब हम बात करते हैं ड्रेनेज की, मतलब यहाँ पे बात होगी रिवर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंडिया के जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिवर है उन सब का हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। मैंने ड्रेनेज बताया, जल निकास होता है कि जब रिवर का फ्लो होता है, कहीं पे रिवर बहती है एक जगह पे पर्टिकुलर, और वो कैसे बहती है, उसका जो एरिया होता है बहने का, वो तो हमने बता दिया कि वो उसका ड्रेनेज है। ठीक है, बट ड्रेनेज बेसिन क्या है? जो एरिया ड्रेन करती है ना एक सिंगल रिवर, कोई एक सिंगल रिवर है, मान लो कोई एक रिवर है नर्मदा। ठीक है, वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में बह रही है। नर्मदा नहीं बोले तो कोई भी एक छोटी सी रिवर्स मान लेते हैं, कोई भी छोटी रिवर जो तुम्हें पता हो, वो अगर बह रही है, ठीक है, और जितने भी एरिया को वो ड्रेन करिए, जहाँ जितने भी एरिया में वो जो है वो बह रही है, जिस भी एरिया में, जिस भी एक छोटे से इलाके में, तो उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ठीक है, एक रिवर जो है वो एक रिवर की बात हो रही है तो वो बात हो रही है ड्रेनेज बेसिन की। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वाटर डिवाइड। क्या होता है? देखो, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है वाटर डिवाइड। जब एक रिवर बह रही है, यहाँ पे दूसरी रिवर बह रही है, और इन दोनों रिवर को एक जो रास्ता है, एक जो एरिया है, वो क्या कर रहा है? इन दोनों को अलग कर रहा है, एक उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रिवर इसमें मिक्स ना हो जाए, ये रिवर इसमें मिक्स ना हो जाए, इस वजह से एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। अब ये दीवार जो है वो माउंटेन के फॉर्म में हो सकती है, ये कोई भी एलिवेटेड पोर्शन हो सकता है लैंड का ही। ठीक है, जो दो रिवर को अलग करता हो उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, वाटर डिवाइड क्यों है? पानी को अलग कर दिया ना, वाटर को इसने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। दो रिवर के वाटर को अलग कर दिया है तो इसे वाटर डिवाइड कहा जा रहा है, बस इसमें और याद रखने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वाटर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वाटर क्या कर रहा है? डिवाइड हो रहा है जहाँ पे दो रिवर का, तो उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। इंडिया की रिवर की बात करेंगे ना इस चैप्टर में, हम भारत को जानने ही तो निकले हैं। तो भारत की रिवर जो है, इंडिया की रिवर जो है, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। दो पार्ट में डिवाइड कर दिए मतलब कि कुछ हमारी रिवर्स होती है आदि, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी होती है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। मतलब हमारी भारत की रिवर्स को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, और एक होती है हमारी हिमालयन रिवर्स, दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर का सिंपल सा मतलब है कि जो हिमालय से निकल रही है, हिमालय क्या है? माउंटेन है। ठीक है, तो वहाँ से जो रिवर निकल रही है वो हो गई सारी हिमालयन रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर क्या है? जो प्लेट्यू से निकल रही है। प्लेट्यू तुम्हें पता होगा कि भारत का ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ से जो रिवर्स निकलेगी, ठीक है, बहेंगी यहाँ पे, तो उसे पेनिनसुलर रिवर कहा जाएगा। बस, तो जो हिमालयन रिवर होती है ना, वो मोस्टली पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि उस रिवर में पूरे साल पानी बहता रहता है, कभी उसमें कमी नहीं आती पानी की, वो कभी सूखती नहीं है वो रिवर। और ये हिमालयन रिवर ही क्यों होती है ऐसी पेरेनियल, जिसमें पूरे साल पानी बहता रहता है? देखो, कारण बताती हूँ मैं तुम्हें। हिमालयन रिवर का मतलब है कि वो माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है। माउंटेन में क्या है? हमारे नॉर्थ साइड, इंडिया के नॉर्थ साइड बर्फ़ जमा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि पानी ऊपर से बारिश हो नहीं रही है, तो ये बर्फ़ क्या होगा? पिघलेगा। ठीक है, और ये बर्फ़ पिघलेगा माउंटेन्स में से और जाएगा कहाँ पे? रिवर्स में ही तो।
तो इसकी वजह से रिवर में कभी पानी की कमी आएगी नहीं। बारिश होगी तब तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो पूरे साल इसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा। लेकिन अब जब प्लेट्यू की बात करूँगी मैं, अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो वहाँ पे थोड़ी बर्फ़ है। वहाँ पे अगर गर्मी होगी ज़्यादा, अगर बारिश नहीं हुई तो वो रिवर तो सूख सकती है, उसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो माउंटेन की रिवर है, जो हिमालयन रिवर है, वो पेरेनियल हो रहेंगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द माउंटेन रिवर जो होती है, हिमालयन रिवर, वो पेरेनियल होती हैं, मतलब कि वहाँ पे पूरे साल पानी रहता है। वो भले रेनफॉल की वजह से हो या जो अपने बर्फ़ होती है उसे उसके पिघलने की वजह से हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसमें पूरे साल क्या रहेगा, पानी रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे कि जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या होता है, कोई भी रिवर जब फ्लो करती है, जब बहती है, और वह अपनी यंग स्टेज में होती है। यंग स्टेज मतलब अभी अभी बेचारी जो है वो शुरू हुई है, उसने अपना पाथ जो है वो शुरू किया है, वो आगे तक जाएगी ज़रूर। लेकिन जब उसने ये पाथ शुरू किया है ना, तो बहुत ही हाई एनर्जी के साथ में जो है वो जा रही है, बहुत ही उसमें एक उत्सुकता है, बहुत ही उसमें जो है उत्साह है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो एक स्पीड में जाएगी वो। ठीक है, स्पीड में जाएगी तो आसपास वाले इलाके को वो क्या करेगी, काटेगी। अपना रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना उसे जाने के लिए, तो रास्ता बनाने के लिए वो माउंटेन्स को कट करके निकलती है। और ऐसा इलाका जो है वो डेवलप हो जाता है जब रिवर हाई स्पीड में बहती है, तो एरिया कट कर देती है, अपना रास्ता बना लेती है, उसे जॉर्ज कहते हैं। ठीक है, ये जॉर्ज आपको देखने को मिलेगा। मेनली ये यंग स्टेज में होता है रिवर के, या मैच्योर में। ठीक है, हमारे इंडिया की रिवर की बात करूँ, ठीक है, तो मेनली हमें 3 रिवर मिलेंगी। एक होगी आपकी इंडस के बारे में देखेंगे, दूसरी होगी आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और तीसरी होगी, ये नॉर्थ की बात हो रही है, तीसरी होगी आपकी गंगा। ये हमारी नॉर्दर्न इंडिया की इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। और मेनली जितनी भी छोटी मोटी रिवर्स होगी, सब इनकी क्या होगी, ट्रिब्यूटरीज होंगी, या उनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है अमेज़न रिवर बनाती है। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि अमेज़न रिवर क्या है। ये एक रिवर है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका को तुम्हें मैप में जाके ज़रूर देखना चाहिए, अमेज़न रिवर भी तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे ये रिवर मेनली आपको देखने को मिलती है। बहुत बड़ी रिवर है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये, और ऑब्वियसली लार्जेस्ट रिवर है तो सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन भी यही बनाएगी। ड्रेनेज बेसिन का मतलब तुम कंफ्यूज मत होना, बेसिन ड्रेनेज क्या है, बस जितना एरिया वो रिवर आसपास में ले रही है, जितने रिवर को वो पानी पहुंचा रही है ना, उसे कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। उसका ड्रेनेज बेसिन कितना बड़ा है, उससे पता चलता है कि वो रिवर कितनी बड़ी है। ठीक है, कितने जगह पे वो जा रही है, कितने लोगों तक वो पानी पहुंचा रही है, ये ड्रेनेज बेसिन होता है उसका मेनली। अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरी होती है उनके साथ में मिलके ये बनाती है ड्रेनेज बेसिन। तो अमेज़न रिवर जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाती है। और क्या बात है भाई, थोड़े बहुत हमारे पास में टर्म्स हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो रिवर बनाती है अपनी यंग स्टेज में। यंग स्टेज क्या होती है, जैसे तुम इंसान हो, ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। ठीक है, जब तुम छोटे होते हो, यंग होते हो, ठीक है, फिर तुम होते हो अडल्ट। अडल्ट मतलब तुम मैच्योर हो जाते हो थोड़े, फिर मैच्योरिटी आ जाती है, बड़े हो जाते हैं तो, ठीक है, फिर तुम हो जाते हो ओल्ड। एक समय पे बुढ़ापा भी आता है इंसान को, ठीक है, तो बूढ़ा भी हो जाता है। इसी तरीके से जो रिवर होती है, जो नदी होती है, वो भी तो एक जीवन जी रही है ना, वो भी तो कभी यंग स्टेज में होगी, फिर कभी मैच्योरिटी आएगी उसमें, वो मैच्योर स्टेज में पहुंचेगी, फिर वो ओल्ड होती जाएगी, ठीक है, थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी, उसमें एनर्जी कम हो जाएगी। अब इस स्टेज से हमें क्या पता चलता है, देखो, जब कोई भी इंसान है या रिवर की बात करें तो वो जब यंग होता है, जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है, हर काम को करने की, वो कभी थकता नहीं। जैसे बच्चा होता है दिन भर खेलता रहता है, वो उसे कभी जो है वो टायर्ड नहीं होता है, वो ऐसा। इसी तरीके से रिवर जो होती है ना, जब अपनी यंग स्टेज में होती है, जब वो शुरुआत करती है अपने जीवन की, तो वो भी बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत एनर्जी के साथ लिए होती है और बहुत ही स्पीड में चलती है, बहुत ही स्पीड में। ठीक है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती है, कहीं वाटरफॉल बनाती है, पर्वतों को काट देती है, अपना रास्ता बनाती है, तो बहुत ही एनर्जी के साथ में चलती है, बहुत ही स्पीड में। ठीक है, ये उसकी जो है यंग स्टेज है। फिर जब हम मेच्योर होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो फिर हमारी एनर्जी थोड़ी कम होती है, बट इतनी भी नहीं होती कि हम अपना काम अच्छे से करते हैं, फिर भी हमारी एनर्जी अच्छे खासे लेवल पे होती है, अच्छी खासी पीक पे होती है, बट
ठीक है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हमारे आसपास लोग मिलते हैं हमसे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसी तरीके से जब रिवर मैच्योर स्टेज में पहुंचती है तो उससे भी बहुत सारे जो है उसके दोस्त वगैरह मिलते हैं, जैसे ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसकी सहायक नदियाँ उससे मिलती हैं, फिर वो कुछ और दूसरे लैंडफॉर्म बनाती है। इसी तरीके से जब हम ओल्ड होते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है ख़त्म होती जाती है, बिल्कुल जो है हमारी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बच पाती जैसी कंपैरिजन में हम मैच्योर में थे या यंग एज में थे। इसी तरीके से जब रिवर भी ओल्ड स्टेज में पहुंचती है तो वो भी सिर्फ अब अपना जो है एनर्जी उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे स्लो जो है वो चलती है, और जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी रिवर्स, उसकी जो फ्रेंड्स होती है सहायक नदियाँ, उनको बाय बाय कर देती है, मतलब उनसे अलग हो जाती है। अब देखो, अब इनसे क्या होगा, ये कहानी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं बताती हूँ मीएंडरिंग क्या होता है। अब ये उसने जो है शुरुआत की अपनी यंग स्टेज से, चलो ये पहाड़ को काट के निकली, ये पहुंची मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज में अब ये थोड़े इतरा के चलेगी, ठीक है, इठला के चलेगी, ऐसे मीएंडरिंग करते हुए चलेगी। तो इस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं, इस तरीके से जब रिवर चलती है अपनी मैच्योर स्टेज में ऐसे एस शेप बना के, तो उसे मीएंडरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मीएंडरिंग कहते हैं। कि जब अपने जो मैच्योर स्टेज में रिवर पहुंचती है मिडिल कोर्स में, और वो एकदम ऐसे इठलाती हुई चलती है, मीएंडरिंग करती हुई चलती है, तो उसे मीएंडर कहते हैं, ठीक है। जब वो ऐसा एस शेप बनाती है ना रिवर, तो उसे क्या कहते हैं, मीएंडर्स कहते हैं। चलो, और यहीं पे इसकी मेनली ट्रिब्यूटरीज जो है इससे मिलती है इस एज में ही। फिर जब ये ओल्ड स्टेज में पहुंचती है, या मैच्योर और ओल्ड के बीच का टाइम पीरियड, इसमें जब रिवर अपने साथ में ला रही है बहुत ज़्यादा बोल्डर, सिल्ट, पत्थर, कंकड़, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ला रही है वो बचपन से, ठीक है, और बहुत उत्साह के साथ में आ रही है, तो अब ये क्या करेगी, इन सबको डिपॉजिट करती हुई चलेगी, अपने आसपास वाले लोगों को बांटती हुई चलेगी। तो इसी तरीके से ये क्या करती है, डिपॉजिट करती है। जैसे कि मान लो एक रिवर जो है वो ऐसे चल रही थी, ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, बहुत सारा सामान लेके आई। अब यहाँ तो इसने क्या कर दिया, पानी तो यहाँ से बह ही रहा था, यहाँ पे इसने डिपॉजिट कर दिया। अब रिवर जो है डिपॉजिट कर दिया, तो अब ये इधर नहीं जा पाएगी, तो यहाँ से ही ये सीधी हो जाएगी, ठीक है, सीधी हो जाएगी, फिर मीएंडरिंग करेगी, फिर कहीं पे डिपॉजिट करेगी, और फिर ऐसे ऐसे चलेगी। तो अब इसने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे एक लेक बन जाता है, बड़ा सा लेक बन गया, और वो लेक कट गया, इससे रिवर से अलग हो गया वो लैंड। क्यों अलग हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गए, डिपोजिशन मटेरियल आ गया है, डिपोजिशन वाला फर्टाइल सॉइल आ गई है, बोल्डर्स आ गए, पत्थर आ गए। तो अब ये लेक जो है वो क्या हो गया, कट गया है, अलग हो गया है, तो इसे ही ओक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। और पानी तो यहाँ पे रह ही गया है रिवर का, और इसने डिपॉजिट करती गई धीरे धीरे, तो फिर इसने कोर्स चेंज कर लिया अपना, और ये लेक अलग से कट गया। ये होता है ओक्सबो लेक, ठीक है। फिर डेल्टा क्या होता है, अब मैंने बताया ना, जैसे ओल्ड स्टेज में पहुंचती तो सबको अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी ना वो इससे अलग हो जाएंगी। अब धीरे धीरे ये सारी जो है रिवर्स जो है वो डिवाइड हो रही है अलग अलग कोर्स में, और एक जो पेड़ होता है ना उसकी तरह से ये क्या हो रही है, शेप ले रही हैं अलग अलग। तो इसे डेल्टा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। इस लैंडफॉर्म को डेल्टा कहते हैं, जो रिवर के एंड में फॉर्म होता है। जब रिवर की ओल्ड स्टेज आ जाती है तब क्या बनता है, डेल्टा, जब वो अपना पानी समुद्र में समाहित कर देती है, कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो सीजनल होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली कि जो हमारी हिमालयन रिवर होती है वो क्या होती है, वो पेरेनियल होती है, मतलब कि पूरे साल उसमें पानी रहता है, पानी की कोई कमी नहीं रहती है उसमें। बट जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है ना वो सीजनल होती है, मतलब सीज़न के साथ में वो उसका जो है नेचर बदलेगा। अगर गर्मी आई ज़्यादा, ठीक है, बारिश नहीं हुई, तो वो अफेक्ट होगी, उसमें पानी की कमी आ सकती है। वो डिपेंड होती है रेनफॉल पे मेनली। जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो पेनिनसुलर रिवर जो है वो छोटी भी होती है, उनका कोर्स भी छोटा है। अगर हिमालयन की कंपेरिजन की बात करूँ, हिमालयन रिवर से कंपेयर करूँ अगर पेनिनसुलर रिवर को, तो ये जो है वो छोटी होती है हिमालयन के कंपेरिजन में, और अपना इनका जो बेसिन होता है वो भी छोटा ही होता है। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो भी इनसे कम ही ट्रिब्यूटरी होती है इनकी एज़ कंपेरिजन टू हिमालयन रिवर की बात करूँ। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मेनली सेंटर हाईलैंड से और वेस्ट की टुवर्ड ये बहती हैं। पेनिनसुलर रिवर, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला है, और यहाँ की रिवर्स की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ की नहीं, हिमालय की नहीं, यहाँ की बात हो रही है। तो ये सेंटर से ओरिजिनेट होती है बीच में से, और वेस्ट की टुवर्ड बहती है इधर वाले एरियाज़ में, ठीक है, जैसे नर्मदा है, तापी है, ये सारी रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा। अब ये मेन का चैप्टर का मेन चीज़ है, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, मीएंडरिंग, ओक्सबो लेक है, क्या है, वो सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है ये।
क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूछ लिया। चलो स्टार्ट करते हैं कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारे हिमालयन रिवर इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये 3 इम्पॉर्टेंट रिवर है हिमालय की, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और ये सारी जो है अपने ट्रिब्यूटरीज़ के साथ में एक रिवर सिस्टम बनाती है। जैसे कोई तुम हो, कोई भी पर्सन है, तो वो अपनी फैमिली के अपने जो है घर के सदस्यों के साथ में एक फैमिली बनाता है। ठीक है, उसके साथ में और 4-5 लोग जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी फैमिली हो जाएगी। इसी तरीके से कोई एक रिवर है और वो भी अपनी थोड़ी बहुत दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसके साथ में मिलके ये रिवर सिस्टम बना लेती है। बस, और क्या, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। ज्योग्राफी तो बिल्कुल ही है ना, ऐसे होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि कुछ भी नहीं है। इंडस रिवर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। देखो ये इंडस जो है ये रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। तिब्बत चाइना वाला पार्ट, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारा इंडिया है, और करीबन यहाँ से जो है वो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, लेक मानसरोवर के पास में, और फिर वेस्ट में बहती हुई चली जाती है, पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में। ठीक है, तो इसका ओरिजिनेशन याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर इसकी कुछ जो है ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो इसे कश्मीर में ज्वाइन करती हैं। जॉर्ज तो बनाएगी ही सही डेफिनेटली, जब अपनी यंग स्टेज में होंगी तो बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ में निकलेगी, तो वहाँ पहाड़ वहाड़ काट के निकलेगी। और यहाँ पे तो माउंटेन्स होते ही हैं कश्मीर वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है जो, तो इसी तरीके से जॉर्ज बनाती हुई अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती हुई जो है ये चलेंगी और फिर अपना पानी पहुंचाएंगी बाल्टिस्तान, गिलगिट वाले रीजन्स में, और फिर माउंटेन अटोक का जो माउंटेन है वहाँ पे ये निकलेंगी। ठीक है, फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाएंगी ये। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडिया में, जैसे कि सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इन सबका नाम याद होना चाहिए और इनका भी फर्दर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतलब कि जब हम 11-12 की पढ़ेंगे एनसीईआरटी तब। और ये ज्वाइन करती हैं इंडस को मिठानकोट में। ठीक है, पाकिस्तान का जो मिठानकोट है वहाँ पे ये सब 5 रिवर जो है ये ज्वाइन करती हैं किसे, इंडस रिवर को। ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा जो है ये भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की। ये एक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वाली जो रिवर है चिनाब जो है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी पाकिस्तान में ज्वाइन करती है इंडस को, और ये जस्कर, नुब्रा और हुंजा और श्योक जो है वो इंडिया में ही कर लेती है, कश्मीर वाले रीजन में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी बहती तो ये भी इंडिया से ही है, बट ज्वाइन जो है वो पाकिस्तान में करती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोला जा रहा है क्योंकि सबसे लंबी नहीं बोल रहे हैं हम, इसे बोल रहे हैं कि जितनी भी लंबी नदियां हैं पूरी दुनिया की उसमें से एक ये भी है। ठीक है, इंडस रिवर। और क्या बात हो रही है इंडस के बारे में कि ये थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडियन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और बाकी का पाकिस्तान में। मतलब कि ये जब हमारे यहाँ से बहती है इंडिया में से, तो इन इलाकों को क्या करती जाती है, ड्रेन करती जाती है, पानी जो है बहता है, मतलब कि इनको भी पानी पहुँचाती जाती है, ऐसा कह सकते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई है 1960 में, और ये वाटर का डिस्प्यूट ना हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ये 2 स्टेट के बीच में हो सकता है, 2 कंट्री के बीच में भी हो सकता है। ऐसे ही ये एक ट्रीटी है हमारी और पाकिस्तान के बीच की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, जिसमें कि इसके शेयरिंग की बात हुई है कि देखो इंडिया निकली कहाँ से, चाइना से, बही कहाँ से, इंडिया से, और फिर कहाँ से जो है अपना पानी उसने समुद्र में पहुँचा दिया, पाकिस्तान से। तो मतलब ये 3 जगहों से जा रही हैं, और वो भी अलग अलग कंट्री हैं। चाइना से ओरिजिनेट हुई, इंडिया से वो फ्लो हुई, फिर पाकिस्तान में जाके वो जो है उसने अपना जीवन समाप्त किया। ठीक है, तो अब ये पानी का शेयरिंग कैसे होगा इन कंट्रीज़ के बीच में, उसी के ऊपर ये वाटर ट्रीटी है, और मेनली हमारे और पाकिस्तान के बीच में कैसे शेयरिंग होगा। तो इस शेयरिंग के ऊपर है कि इंडिया सिर्फ इसका 20% वाटर जो है वो क्या करेगा, यूज़ करेगा, बाकी रेस्ट क्या करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये वाटर ट्रीटी सिर्फ इतना कहती है, इतना सा याद रखना कि 20% वाटर हमारे पास में है, हमारे पास में है कि 20% वाटर यूज़ करने का इस रिवर का। ठीक है, और वो क्योंकि पंजाब वाले इलाके में हरियाणा है, हमारा साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का, वहाँ पे इरिगेशन के लिए हमें इस वाटर की ज़रूरत होती है।
फिर हम चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम के। इंडस समझ लिए ना, बहुत ही आसान है। उसका राइज कहाँ पे होता है इम्पॉर्टेंट है, फिर उसकी लेंथ क्या है इम्पॉर्टेंट है, फिर वो कितने एरियाज़ को ड्रेन करती है, कौन कौन से स्टेट से निकलती है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाटर ट्रिटी जो है वो क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है। ये फैक्ट तुम्हें याद होने चाहिए, कभी भी कोई सी भी रिवर पढ़े तो उसमें इतनी बात तो हमें पता होनी ही चाहिए। फिर हम चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर। देखो, गंगा जो है उसका हेड वाटर ऑफ गंगा जिसको भागीरथी कहते हैं, बाय द गंगोत्री। एक सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि गंगा जो है वो बनी जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिली। एक नदी थी भागीरथी, ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी की। और फिर अलकनंदा जो है देवप्रयाग में, मतलब कि ये जो है अलकनंदा ज्वाइन कर लेती है देवप्रयाग में, इसे किसे, भागीरथी को। तो अब ये दो बड़ी बड़ी जो है रिवर्स जो है वो एक साथ मिलती है तो और बड़ी रिवर बन गई। अब इसका दूसरा नाम होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ना तो हम इसे कह सकते हैं कि अलकनंदा है या भागीरथी है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो इसका नाम रखा हमने गंगा, ठीक है। तो जैसे ये देवप्रयाग में मिली दोनों रिवर भागीरथी और अलकनंदा, तो ये हो गई गंगा। अब यहाँ से क्या चलेगी, गंगा चलेगी। तो इसी तरीके से गंगा का ओरिजिनेशन होता है और फिर हरिद्वार में ये गंगा माउंटेन से चली जाती है प्लेन्स पे, ठीक है, क्योंकि मेनली आ तो माउंटेन से ही रही है ये, ठीक है। अलकनंदा और जब भागीरथी मिलती है माउंटेन्स में ही, तो ये बनाती है गंगा। और ये जो है हरिद्वार से लैंड पे आती है, मतलब हरिद्वार से कहाँ पे आती है, लैंड पे। चलो, इम्पॉर्टेंट मैप है तुम्हारा ये, इसमें सारी रिवर्स बहुत स्पष्ट तरीके से बताई, कौन सी रिवर कहाँ पे जा रही है, कहाँ से। ये इंडस की बात की हमने, इसमें जो हमारी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास जो है वो सारी जो है इसमें जुड़ती हैं पाकिस्तान में, पठानकोट में। और फिर अगर ब्रह्मपुत्रा के बताया जाए तो यहाँ से फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। फिर गंगा की बात करें तो ये अलकनंदा और भागीरथी मिली, गंगा बनाई, और गंगा ऐसे बहती हुई बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उससे फिर ये चली गई बांग्लादेश में, और फिर सुंदरबन डेल्टा बनाए इन दोनों ने मिलके। चलो, सारी रिवर्स हैं और सारे डैम्स भी दिए गए, इंपॉर्टेंट याद रखना इस मैप को तुम। अब कुछ और बातें कर लेते हैं गंगा की। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। यमुना जो है वो ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय में, और पैरेलल चलती है गंगा के, और फिर बाद में ये गंगा से ज्वाइन कर लेती है। थोड़े दिन तो ये पैरेलल चली इसके साथ में, गंगा के साथ में ही, बट बाद में इसने क्या कर लिया, गंगा को ज्वाइन कर लिया, उसकी ट्रिब्यूटरी बन गई। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब तुम इसमें कंफ्यूज मत होना राइट बैंक लेफ्ट बैंक में, जैसे गंगा ये चल रही थी। अब तुम खुद गंगा के प्लेस पे खड़े रह के देखो, और देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, और जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है ना, वही गंगा का भी राइट हैंड साइड है, वो ही लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो यमुना कहाँ से मिली, राइट हैंड साइड पे, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। जो लेफ्ट से मिलेगी वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। बस कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज दूसरी भी हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल से राइज होती है। कहाँ से, नेपाल, हिमालय जो है वहाँ से ये शुरुआत होती है इनकी, घाघरा, गंडक, कोसी की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी ओरिजिन याद रखना कहाँ पे होती है ये। फिर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गंगा जो है वो पूरे एरियाज़ को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती हैं, क्योंकि माउंटेन से लेके आ रही हैं बहुत सारा क्ले, सिल्ट जो है वो सारा डिपॉजिट करेगी यहाँ पे प्लेन पे, तो फर्टाइल बनाती हुई चलती है। इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सन, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरीज विच फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, ये कहाँ से आती है, पेनिनसुला से आती है, जैसे चंबल, बेतवा, सन जो है ये भी कुछ क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। एक प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम, जो बात करता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, जो 2014 में शुरुआत हुई इसकी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पोल्यूशन फ्री करें, जो गंगा है उसे क्या करें, पोल्यूशन फ्री करें। जितनी भी हमारे जो ये नेशनल रिवर है गंगा हमारी, ठीक है, तो इसको हम पोल्यूशन फ्री करना, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में शुरुआत हुई है इसकी। इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, जैसे गंगा फ्लो करती है ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। मेनली यार समझ लो इंडिया है ये, और ये इंडिया का वेस्ट वाला इलाका है, ये ईस्ट इलाका है। गंगा आ रही है यहाँ से, हरिद्वार से ये प्लेन पे जाती है और जा रही है ईस्ट की टूवर्ड, तो ऑब्वियसली ईस्ट की टूवर्ड बह रही है और फरक्का तक जाएगी वेस्ट बंगाल में, और फिर बांग्लादेश में चल जाएगी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ये फिर बाद में टूट जाती है। मैंने बोला ना कि जब रिवर अपनी ओल्ड स्टेट में जाती है तो सारी ट्रिब्यूटरी को बाय बाय कर देती है। इसी तरीके से गंगा भी जब जाएगी तो उसे पता चल गया अब विदाई लेने का टाइम आ गया, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक चली गई हुगली में वेस्ट बंगाल में, दूसरी चली गई यहाँ पे अपने बांग्लादेश में, और वो बन गई भागीरथी। ठीक है, तो ये टूटी 2 पार्ट में, भागीरथी और हुगली में। तो हुगली तो फेमस रिवर है, कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल की। और ये जो भागीरथी है वो चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। फिर बांग्लादेश में भी ये मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, दोनों मिल जाएंगी और ये बना लेगी मेघना। यही है कि ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करेगी तो क्या बनेगी, मेघना, और फिर बाद में एक और रिवर इनमें जुड़ेगी तो आई थिंक पद्मा बनेगी। ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लेना, यहाँ पे भी थोड़ा वो नहीं किया गया है। और फिर ये एक डेल्टा बनाती है जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टा कब बनता है, कैसे बनता है, ट्री जैसा शेप होता है डेल्टा का, जिसमें सारा बाइफर्केशन होता है रिवर का, अलग अलग पार्ट्स में टूटती हैं, तो इसे डेल्टा कहते हैं। और ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम क्यों है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं। क्या नाम है, सुंदरी ट्रीज़। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ कि वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा। ये होम भी है रॉयल बंगाल टाइगर का। गंगा की लेंथ है 2500 किलोमीटर, और अम्बाला वाटर डिवाइड जो है वो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को अलग करता है। मैंने बताया ना वाटर डिवाइड क्या होता है, जब 2 रिवर को अलग करने वाला कोई एलिवेशन पोर्शन, कोई पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, वही तो अलग करेंगे मेनली, नहीं तो हम थोड़ी दीवार खड़ी करेंगे 2 रिवर के बीच में। इसी तरीके से जब माउंटेन्स आ जाए बीच में तो एक हमारा अम्बाला है, अम्बाला वाटर डिवाइड कहते हैं जिसे, जो गंगा और इंडस को क्या करता है, अलग करता है। चलो फिर क्या बात हो रही है यहाँ पे कि द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्टेज नियरली 1800 किलोमीटर तक का। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये फैक्ट, याद तो बस तुम्हें यही रखना चाहिए किसी भी रिवर के बारे में, उसका ओरिजिन क्या है वो जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये आपका सुंदरबन डेल्टा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे चल जाते हैं अब, हमारा इंडस भी हो गया, गंगा भी हो गया, अब है ब्रह्मपुत्र की बारी। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमेशा से ब्रह्मपुत्र रिवर थी नहीं। ठीक है, उसका नाम था सांगपो। क्या था, सांगपो नाम था उसका। कहाँ पे, चाइना में। बट ये जैसे ही इंडिया में आई तो हमारी फितरत है कि जो हमारी चीज़ है हम उसका नाम अलग रखते हैं, तो यही बात है कि हमने उसका नाम बदल के कर दिया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वो हमारे इंडिया में एंटर करी तो क्या हो गई, ब्रह्मपुत्र। सही बात है यार, वहीं पे चाइना की रिवर है और चाइना का ही पार्ट हमारे पास में आ रहा है, तो फिर हमारा हक है बदलने का, उसका नाम कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है इसकी तिब्बत में। ठीक है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है तिब्बत में, जैसे ये मैं तुम्हें एक मैप पे बता देती हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मानसरोवर लेक है, यहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिनेट होती है और फिर ये एंट्री करती है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ये हमारे यहाँ पे मुड़ जाती है, ईस्ट में जा रही थी, बट हमारे जैसे ही यहाँ पे इंडिया में एंट्री करी इसने, वापस मोड़ ले लिया, टर्न ले लिया, और टर्न लेके ये आ गई वेस्ट की साइड में। ठीक है, स्लाइटेस्ट लॉन्गर है इंडस की तुलना में, ये जो रिवर है लंबी है और पैरेलल चलती है हिमालय के। ठीक है, पैरेलल चलती है। फिर बाद में नामचा बरवा, एक यहाँ पे माउंटेन आते हैं बड़े बड़े, तो इस वजह से इसको टर्न लेके इंडिया में आना पड़ता है। ठीक है, नामचा बरवा हिमालय की वजह से, ये नामचा बरवा जो है वो एक बोल सकते हैं माउंटेन ही है। फिर यू टर्न लेके ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जॉर्ज बनाती है ऑब्वियसली, और दिहांग जो है इसको ज्वाइन करती है दिबांग लोहित। इसका नाम क्या हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड दिहांग। इसका फिर क्या हो जाता है, दिहांग नाम हो जाता है, लेकिन फिर जब दिबांग और लोहित भी इसे ज्वाइन कर लेती है ना, तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। चलो मतलब 2-3 बार नाम बदले गए इसके, एक हो गया दिहांग, फिर जब लोहित और दिबांग मिल गई तो हो गई ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है उसको सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। जैसे बांग्लादेश में गई तो इसका नाम हो गया जमुना। अब इसकी जो कहानी मैं तुम्हें आसानी से समझा देती हूँ। जैसे गंगा हो गई हुगली में और भागीरथी में डिवाइड। ठीक है, तो ये भागीरथी है, यहाँ से आ रही थी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में आते ही नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपका जमुना। ठीक है, तो ये भागीरथी और जमुना मिली तो ये हो गई पद्मा। अब पद्मा से एक और रिवर मिलती है और ये हो जाती है मेघना। ठीक है, ये बात है सिंपल सी।
अब क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है उसका ब्रेडेड चैनल है, थोड़ा मतलब ऊबड़ खाबड़ ऐसे ये चलती है ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे मियंडरिंग करते हुए। और इंटायर लेंथ जो है वो असम में पड़ती है इसकी, फ्रॉम रिवराइन आइलैंड। और ये क्या बनाती है, रिवराइन आइलैंड बनाती है, बहुत सारे जो है रिवराइन आइलैंड्स ये क्या करती है, बनाती हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। और मजूली जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये याद रखना, ये बनाती है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये फैक्ट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी, और अभी भी ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी पूछ रहा है ये कि बताओ कौन सा सबसे दुनिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो हम पढ़ चुके हैं मजूली, याद रखना। हर साल क्या होता है कि रेनी सीज़न में बहुत ही ज़्यादा पानी जो है इसमें बढ़ जाता है, ये रिवर सिस्टम में, और ये जो है हर साल बाढ़, फ्लड जो है वो ये लेके आती है। कौन, ब्रह्मपुत्रा। असम में, बांग्लादेश में हर साल जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, डिवास्टेशन जो है वो वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन आता है इस रिवर की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश भी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है असम वाले इलाके में, तो ये कारण है। अब पेनिनसुलर रिवर पे आ जाते हैं, हमारा इंडस भी ख़त्म हो गई, ब्रह्मपुत्रा और गंगा भी हो गई है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर की बात कर ले हैं। पेनिनसुलर रिवर जो है वो ज़्यादातर जाती हैं ईस्ट साइड में। देखो मेनली सारी रिवर्स ईस्ट में जाती हैं, वो भले ही पेनिनसुलर हो या आपकी ये हिमालयन रिवर हो। कुछ रिवर है सिर्फ जो वेस्ट में जाती है, वो है नर्मदा है, तापी है, नर्मदा है, तापी है, कुछ आपकी साबरमती है, ठीक है, कुछ लूनी रिवर है। तो ये कुछ रिवर है जो जाती हैं आपकी वेस्ट साइड, बाकी तो सारी ही बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिराती हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि नर्मदा का है तो नर्मदा बेसिन हो गया। अब नर्मदा जो है वो राइज करती है अमरकंटक हिल में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, मतलब माउंटेन तो यहाँ पे भी है, रिवर का ओरिजिनेशन ही माउंटेन है, बोल दो इनके पिताजी जो है वो माउंटेन ही होते हैं रिवर के, तो वहीं से जो है ये ओरिजिनेट होती है, इनकी शुरुआत होती है, जन्म होता है इनका, और फिर ये वेस्ट की टूअर्ड जाती है रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली तुम्हें नहीं समझ में आती हूँ, मैं बता देती हूँ रिफ्ट वैली क्या होता है। जब दो माउंटेन के बीच में से कोई रिवर बहती है उसे रिफ्ट वैली कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैली जो है फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्टिंग, फोल्टिंग की वजह से क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनती है। फोल्टिंग क्या होता है, अब यार थोड़ा सा क्या है कि एक माउंटेन था, फिर एक माउंटेन थोड़ा सा नीचे धंस गया, एक ऊंचा उठ गया, थोड़ा सा क्या हो गया, फोल्ट हो गया, बीच में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इनमें से यहाँ रिवर्स बह रही हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है। ये मार्बल रॉक्स होती हैं नियर जबलपुर, जहाँ पे नर्मदा फ्लो करती है डीप जॉर्जेस से। जॉर्जेस मैं बता चुकी हूँ, गॉर्जेस जॉर्जेस कुछ भी बोलो, गॉर्जेस क्या होते हैं, जब वो माउंटेन को कट करके जो है वो जाती है, बड़े बड़े जो माउंटेन्स खड़े हैं इधर और ये बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, इसे गॉर्ज कहा जाता है। तो बड़े बड़े डीप गॉर्ज बनाती हैं, धुआंधार फॉल्स, अब फॉल्स मतलब वाटरफॉल ही होगा, वैसे बड़े पहाड़ से ये जो है वो बह रही है नीचे वाटरफॉल बनाती हुए। धुआंधार फॉल एक फेमस फॉल है जो कि नर्मदा बनाती है। फिर कुछ बात नर्मदा की और कि नर्मदा के लिए भी हमने कंजर्वेशन मिशन लगाया है, जैसे कि गंगा के लिए शुरू किया था पोल्यूशन से बचाने के लिए, इसे नर्मदा के लिए भी है। फिर जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो बहुत ही छोटी है, ठीक है, ज़्यादा नाम मेंशन किया भी नहीं गया है यहाँ पे। मेनली कौन कौन से एरिया को ये जो है बोल सकते हैं जहाँ से वो गुजरती हैं, तो वो मध्य प्रदेश और गुजरात ही है, ठीक है मेनली। तापी की बात कर ले, तापी रिवर जो है वो सतपुड़ा रेंज से शुरू होती है, मतलब ये भी एक रेंज है माउंटेन की। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, वहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी तापी रिवर की। ये नर्मदा के पैरेलल चलती है, बट लेंथ जो है इसकी छोटी है, नर्मदा बह रही है, नर्मदा के पैरेलल ये भी चल रही है, ठीक है। और ये कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले पार्ट को। फिर ये भी वेस्ट के टूअर्ड जाती है, अरेबियन सी में अपना वाटर को ड्रेन कर देती है। और मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो जो है साबरमती, माही, भरतपुजा, परियार, ये कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी सारी रिवर जितनी भी है ना वो सारी ईस्ट में ही जाती है, बे ऑफ बंगाल में ही अपना जो पानी है वो ड्रेन करती हैं। बाकी ये 4 रिवर हैं वो ही मेन रिवर हैं जो वेस्ट में जाती हैं और अरेबियन सी में अपना पानी को ड्रेन करती हैं। इंडिया की बात हो रही है, अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो इंडस भी है उसमें से एक, ठीक है। गोदावरी की बात कर लेते हैं। गोदावरी पेनिनसुलर रिवर है, ओके। ये पेनिनसुलर रिवर है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मतलब दक्षिण की गंगा,
गोदावरी है। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर। ये जो है वो शुरुआत हो मतलब कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स में तुम्हें बता देती हूँ, ये कहीं पे तकरीबन यहाँ पे कहीं पे जो है महाराष्ट्र होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में ये सारे जो होते हैं वेस्टर्न घाट्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही मतलब यहीं करीबन कहीं नासिक है यहीं पे, और नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होके ये जो है वो बहती है और इधर जाती है ईस्ट की टूअर्ड, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में गिरती है, 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये कवर करती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करती है। फिर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। नाम याद रखना ट्रिब्यूटरीज का, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वो इंपॉर्टेंट सिर्फ ओरिजिनेशन होता है, लेंथ होता है, कौन से एरिया को ड्रेन करती है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है वो, और उसकी कुछ एक दो खासियत हो तो वो याद रखना। फिर महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स हैं वहाँ पे ही ओरिजिनेट होती है। ये उड़ीसा से फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में पहुँचती है। इसकी जो लेंथ है वो है 860 किलोमीटर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के पार्ट को ये कवर करती है, ठीक है। फिर कृष्णा रिवर पे चल जाते हैं। ये महाबलेश्वर के पास में जो है वो शुरुआत होती है, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से गुजर के। कावेरी बेसिन देखो, कावेरी जो है वो शुरू होती है ब्रह्मगिरी रेंज से। कोई भी रिवर हो वो शुरू तो उसकी रेंज से ही हो रही है, माउंटेन रेंज से ही वो शुरू होती है। तो ब्रह्मगिरी रेंज से कावेरी शुरू हो रही है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। 760 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है जैसे कि अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के पार्ट को ड्रेन करती है, मतलब बहती है यहाँ से और फिर बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। कावेरी के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कावेरी जो है पूरे इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जिसको क्या कहा गया है, शिव समुद्रम फॉल्स। क्या है, शिव समुद्रम फॉल कहा गया है, जो इंडिया का सेकंड बड़ा मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल जो बिगेस्ट वाटरफॉल जो है शिव समुद्रम फॉल्स है, जो कावेरी रिवर बनाती है। ये रिवर जो है योगदान देती है अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ओरिजिनेट करने में भी, जनरेट करने में भी, और जो सप्लाई करता है मैसूरू, बेंगलुरु और कोलर गोल्ड फील्ड में जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी इसी से बनती है, कावेरी रिवर से, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा। ये ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये कुछ दूसरी रिवर है जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। ये कुछ दूसरी पेनिनसुलर रिवर है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि हम इनके बारे में डिस्कशन करें, बात करें, बट हाँ ये भी है, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से। अब 71% वाटर हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो सरफेस पे, ठीक है। क्या है यार, 71% वाटर हमारे पास में अवेलेबल है यार, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फैक्ट, ठीक है। और 97% वाटर जो है खारा पानी है हमारे पास में, ओनली 3% जो है वो फ्रेश है। वो फ्रेश है वो भी बेचारा जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, कहीं रिवर है तो कहीं ग्लेशियर में, कहीं ग्राउंड वाटर में तो कहीं वेपर में, सबका मिला के सिर्फ 3% वाटर है हमारे पास में फ्रेश, ठीक है। फिर लेक्स की बात कर लेते हैं। लेक्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, अगर तुम्हें ज्ञात हो तो। देखो फेमस एक है डल लेक, ठीक है, जहाँ पे हाउस होल्ड बोल्ड है, सिरकार्स, आपको शिखर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। टूरिस्ट मतलब जो हमारे बोल सकते हैं टूरिस्ट ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। माउंटेन्स हैं, लेक्स, इनको देखने के लिए तो लोग आते हैं, ठीक है। चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं उन्हें, लेविश चीज़ें लोगों की फितरत होती है, उन्हें जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से नेचर में लेक्स देखने लायक होते हैं, ठीक है। वाटर गेम्स आजकल लोगों ने पता नहीं क्या क्या चला दिए, तो वो सारी चीज़ें टूरिस्ट जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं, टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है, ये तो अलग चीज़ें। फिर लेक कब बनते हैं, लेक जब बड़े हों, ठीक है, ज़्यादा लंबे एरिया में फैले हुए हों तो फिर उन्हें हम सी बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे सी का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो अपने मैप में थोड़ा झाँको, ठीक है, उसमें देखो थोड़ा कि अलग अलग सी होते हैं हमारे, जैसे कैस्पियन सी है, रेड सी, ब्लैक सी है, आपका मेडिटेरियन सी है, ये अलग अलग सी हैं। ये कब बने, जब लेक बहुत बड़ा था तो उसको लेक नहीं कह सकते तो सी बोल दिया। चलो अब कैस्पियन सी, हाँ यही बता दिया यहाँ पे, कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी, ठीक है, ये सारे सी के नाम हैं अलग अलग। फिर
कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मेंडरिंग रिवर जो होती हैं फ्लड प्लेन के आसपास कट ऑफ जो है वो ओक्सबो लेक बनाती है। वो भी मैंने बोल दिया, मेंडरिंग करेगी तो एक हिस्सा जो है वो काट देगी, अलग छूट जाएगा, इसे हम बोल देंगे ओक्सबो लेक। ठीक है, कुछ लेक हैं एग्जाम्पल के लिए, चिलिका लेक, पुलिकट लेक है, फिर कुलेरू लेक है, ये सारे लेक हैं। सांबर लेक जो राजस्थान में है वो सॉल्ट वाटर लेक है, खारा पानी का लेक है ये सांबर लेक। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ मैं, डेड सी जो है ना ये इतना खारा है डेड सी कि यहाँ पे अगर आप तैरने जाओगे ना उसके ऊपर आप जो है वो फ्लोट करने लगोगे एक पेपर की तरह, उतना खारा है, उसमें डेंसिटी उतनी ज़्यादा है खारा पानी होने की वजह से, इतना खारा है। सबसे मतलब सॉल्टी जो लेक है, सॉरी सी जो है उसे बोल सकते हैं हम। चिलिका लेक, तो सांबर के बारे में बता दिया मैंने, ये सॉल्ट वाटर लेक है, कहाँ है, राजस्थान में है। और फिर वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ये। फिर कुछ दूसरे लेक, डल लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये भी कुछ दूसरे फ्रेश वाटर लेक हैं। फिर क्या है भाई, दूसरी चीज़ अपार्ट नेचुरल लेक के अगर अलावा बात करूँ तो हमने आर्टिफिशियल लेक भी बनाए हैं। ये प्रकृति ने ना, ये हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, उनमें से एग्जांपल के लिए बताया गया है गुरु गोबिंद सागर। ठीक है, ये एक लेक है जो हमने बनाया है। फिर लेक की कुछ सिग्निफिकेंट बातें कर लेते हैं, मतलब कि लेक का क्या फ़ायदा है, लेक होने का क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है वो बाढ़ आने से बचाता है। कैसे बचाता है यार, देखो कोई भी रिवर बह रही है, अगर आसपास कोई लेक नहीं होगा तो पानी कहाँ से पे छोड़ेगी, पानी नहीं छोड़ पाएगी तो फिर वो कहाँ जाएगा, सिटी में ही जाएगा, फिर बाढ़ लेके आएगा, लोग परेशान होंगे। तो अगर लेक होगा कहीं पे, ज़्यादा लेक्स होंगे तो क्या होता है कि वो पानी डिवाइड होता जाता है उन लेक्स में और बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ये फ्लडिंग को बचाता है। दूसरा, ये एक वाटर के फ्लो को बना के रखता है। ठीक है, ना उसमें कमी होगी पानी में, ना उसमें ज़्यादा होगा पानी। ठीक है, एक फ़्लो जो है उसको मेंटेन रखेगा ये लेक। दूसरा, लेक जो है वो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइडल पावर को भी डेवलप कर सकते हैं। हाइडल पावर मतलब समझते हो, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम जो है उसे कहते हैं। तो वो ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर ये लेक जो होता है क्लाइमेट को मॉडिफाई करने का काम है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम जो है, नेचर की ब्यूटी को बनाए रखने का काम जो है, टूरिज्म बढ़ाने का काम करता है लेक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेक की इम्पॉर्टेंस बहुत अच्छी है। फिर रोल ऑफ रिवर, रिवर का क्या रोल है भाई, रिवर हमारी नीड को पूरा करता है बहुत, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, पानी के बिना इंसान जीवित रह नहीं सकता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ सभी के लिए, यार कोई भी मतलब कि लिविंग बींग हो तो उसके लिए ज़रूरी है ये। इरिगेशन है, नेविगेशन है, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पानी तो। ठीक है, रिवर पोल्यूशन, इसको कम करना चाहिए। क्यों होता है पोल्यूशन, मेनली इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, कुछ खेतों के पेस्टिसाइड होते हैं वो भी जो है इसमें बहा दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन बींग है हमारे जैसे जो क्या करते हैं, इसमें पोल्यूशन फैलाते हैं, गंदगी कुछ भी डाल दिया, नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, वो चीज़ बताई जा रही है। तो डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये सारे जो है लोग मिल के क्या करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, रिवर पोल्यूशन होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना हो, कोशिश नहीं बिल्कुल हाँ, हमारी जो है पूरी एफर्ट होना चाहिए कि हम हमारी नदियों को, रिवर्स को जो है वो हम गंदा ना करें। देखो रिवर भी तो हमारी तरह ना पूरी स्टेज, मैंने तुम्हें समझाई कि वो यंग स्टेज से मैच्योर से देखे तो वो ओल्ड स्टेज तक जाती है, एक तरीके से वो हमारी मदर ही है। देखो रिवर के बिना जो है हमारा जीवन कैसे हो पाएगा। ठीक है, वो हमें पानी देती है, हमारा जीवन को बचाने का काम करती है, और हम उसे ही जो है मार रहे हैं, उसमें पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। तुम कोशिश करो कि कोशिश करनी चाहिए हमें कि उसे हम पोल्यूट ना करें। कुछ जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है हमारे पास में। देखो गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बनाती है बट उसका कितना इम्प्लीमेंट होता है वो तो हमें पता ही है। इसी तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादातर तो ह्यूमन बीइंग का रोल होता है इसमें कि वो पोल्यूशन ना करे, उसे गंदा ना करे रिवर को, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगी, सही रहेगी। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपना ऐसे चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, कुछ चीज़ें वो उसमें डाइल्यूट कर देती है। ठीक है, पानी में मिला देती है, तो उस पे भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे। इसमें मेन क्या था, मेनली हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो धन्यवाद आपका।